जीतू की बंदूक सर पर होने के बावजूद शिवम के चेहरे पर डर की एक शिकन तक नहीं थी। उसने जीतू से शांति से कहा, किंग ऑफ द वर्ल्ड मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पास खड़ा जगन बेहद शर्मिंदा दिख रहा था। मेरी जान बख्शेगा? जीतू उन हास्यास्पद शब्दों को सुनकर हंस पड़ा। भाइयों, ये बदनाम घर जमाई मेरे दरवाजे पर आकर दावा कर रहा है कि वो मेरी जान बख्श देगा। जीतू दादा, बड़ा मूर्ख आदमी है ये, इसे अपंग कर दो। जीतू दादा, मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा अभी तक उसी नींद से नहीं जाग पाया है। इसे पास के नाले में क्यों नहीं फेंक दिया जाए और इससे पहले इसे नींद से जगाया जाए। जीतू के दो सक्षम आदमियों ने मजाक में कहा। जीतू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कम से कम तुझमें मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत की है, पर तुझे क्या लगा तू मुझसे अहंकारी व्यवहार सिर्फ इसलिए कर सकता है क्योंकि जगन भाई जी ने तुझे थोड़ी इज्जत दे दी है। मैं निश्चित रूप से तुझे सच बताने से नहीं डरता। वास्तव में तेरे साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति मैं ही हूँ। अरे मैं ही था जिसने अपने आदमियों को वो गहने चुराने के लिए भेजा था। चल, बोल दिया मैंने अपने मुंह से, अब बता क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? जीतू ने शिवम को तिरस्कार से देखा। तुम दिल्ली शहर के कुख्यात हारे हुए व्यक्ति के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हो। मेरे खिलाफ तुम क्या कर लोगे जीतू? शिवम ने निडरता से कहा। जीतू, मैं आपको किंग ऑफ द वर्ल्ड इसे सौंपने की सलाह देता हूं, वरना आपको निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। जगन ने भी गहरी आवाज में कहा। उसने अपना साहस जुटाया और अपना सारा विश्वास शिवम पर रखा। जगन को वास्तव में विश्वास था कि शिवम हरियाणा में जीतू दादा की देखभाल करने में सक्षम हो सकता है, और अगर वो सक्षम ना भी हुआ फिर भी सुरक्षित बच निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। जीतू धीरे धीरे अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी अभिव्यक्ति असहनीय रूप से अभिमानी थी। उसने शिवम और जगन पर अपनी निगाहें धीरे से घुमाई। तुम लोग मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हो जीतू दादा के, मेरे क्षेत्र में। जगन, क्या तुम्हारे पास वास्तव में ऐसा करने की ताकत है? मैंने आपको पहले ही दक्षिणी शहर में पर्याप्त चेहरा दिया है। हद कर रहे हो यार। क्या आपको सच में लगता है कि आप दक्षिणी शहर में हैं? तुम दोनों घुटने टेक दो और मुझे प्रणाम करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। जीतू ने उग्र अभिव्यक्ति के साथ कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कारखाने में 1 दर्जन से अधिक उग्र दिखने वाले पुरुषों ने अपने खंजर निकाले और धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। अकेले उनके चेहरे की विशेषताओं से वो मार काट, गुंडागर्दी और हत्याओं में काफी अनुभवी लग रहे थे। उनमें से प्रत्येक ने एक ठंडी अभिव्यक्ति पहनी थी। हर एक भगौड़े मुजरिम की तरह लग रहा था। जीतू, क्या हम सचमुच मौत से लड़ने जा रहे हैं? जगन ने मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करने के बाद एक विवादित अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उनके द्वारा पहले इकट्ठी की गई जानकारी के अनुसार जीतू के पास भाड़े के सैनिकों का एक समूह था। प्रत्येक के पास 10 अन्य लोगों के खिलाफ लड़ने की क्षमता थी। ये उससे पहले के 10 भाड़े के सैनिक थे। अगर वो वास्तव में उनके खिलाफ लड़ते, शिवम की ताकत के बावजूद जगन को डर था कि वो कारखाने से जिंदा बच के नहीं निकल पाएंगे। मौत से लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज केवल तुम दोनों ही मरोगे, मैं जिंदा रहूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा। शिवम गांधी, जगनपुरी, दोनों घुटने टेक दो और मुझे प्रणाम करो। शिवम ने जीतू को शांत भाव से देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। तभी शिवम का फोन अचानक बज उठा। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि शिवम ने डर तो दूर, बिना किसी और भाव के आराम से फोन उठा लिया। मास्टर शिवम, आपको परेशान करने के लिए खेद है। मैंने विक्रम टोकर से सुना है कि आपको एक छोटी सी समस्या है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? कॉल के दूसरे छोर से नितिन रायजादा की आवाज सुनाई दी। शिवम का रवैया देखकर जीतू गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अत्यधिक ठंडी थी। शिवम की हरकतें साफ बता रही थी कि वो जीतू दादा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा। बंदूक के निशाने पर होने के बावजूद वो फोन का जवाब देने के मूड में कैसे था? तू होश में तो है?
साले मेरे कहने पर घुटने तक नहीं टेक रहा और ऊपर से फोन उठाने की हिम्मत कर ली। समझ क्या रखा है, लल्लू पंजू दिखता हूं मैं तुझे? जीतू ने एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ जोर से शाप दिया और ट्रिगर खींचकर शिवम के पैर पर गोली चला दी। एक पल में गोली बैरल से बाहर आई और उसके आसपास की हवा कांपने लगी। डांग की आवाज के साथ गोली का शेल जमीन पर गिरा और गोली भी जाकर जमीन से टकरा गई। साला मेरा निशाना चूक गया। जीतू की अभिव्यक्ति जम गई। इस हैरान कर देने वाले मंजर को देख उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की बूंदें टपक गई। शिवम बिना किसी की नजर में आए किसी समय अपनी सीट से गायब हो गया था और किसी तरह जीतू से 10 मीटर दूर जा खड़ा हुआ था। फोन अब भी उसके हाथ में था। ऐसा लग रहा था कि गोलियां भी शिवम के आसपास अपना काम करना भूल जाती हैं। फैक्ट्री में सन्नाटा पसरा हुआ था। उपस्थित सभी लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक मामूली से दिखने वाले आदमी ने इस तरह से गोली को चकमा दे दिया। मैं एक आखिरी बार कहूंगा, मेरी चीज फौरन मुझे सौंप दो, शिवम ने शांति से कहा। जीतू का गुस्से से खून खौल रहा था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली। तू ये मत सोच लेना कि अकेला हम सब से जीत लेगा या फिर यहां से जिंदा निकल जाएगा। जीतू ने जमकर दहाड़ लगाई। साले को पकड़कर इधर लाओ। अपनी बात समाप्त करने के बाद जीतू ने एक बाघ की तरह शातिर आंखों के साथ अपना हाथ लहराया और अपने आदमियों को आदेश दिया। इस समय जीतू के पीछे खड़े उसके दर्जनों भाड़े के गुंडों ने अपने अपने खंजरों को बाहर निकाला और एक साथ हमले की स्थिति में आ गए। खुद को तैयार करने के बाद वो सारे एक साथ सियारों के एक झुंड की तरह शिवम की ओर बढ़ने लगे। बड़ा होशियार और शक्तिशाली समझता है ना खुद को? देखें तेरी शक्ति। जीतू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसके अधीन सभी आदमी काबिलों में काबिल थे। वो भाड़े के गुंडे अपनी कला में प्रशिक्षण ले चुके थे और माहिर थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक ही समय में 10 अन्य लोगों का सामना करने की क्षमता थी। शिवम चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इतने सारे आदमियों से एक साथ लड़ने के लिए आज उसे अपनी सारी शक्तियां लगा देनी होंगी। उन मंझे हुए मजबूत गुंडों का सैलाब उस पर निशाना साधे उसके करीब आता जा रहा था और शिवम के चेहरे पर अब भी कोई शिकन नहीं थी। उस पल में उसके चेहरे पर क्रूरता के निशान दिखाई दे रहे थे। उसकी नसें जैसे गुस्से में बढ़े हुए खून के प्रवाह से फटती सी प्रतीत हो रही थी। तुम सारे अगर मरना ही चाहते हो तो मैं इच्छा पूरी कर देता हूं तुम्हारी। अचानक जैसे शिवम के अंदर से उसकी भूत जैसी आकृति बाहर आई और थम की आवाज के साथ गुंडों के उस सैलाब से टकराई। उसी समय कारखाने में लोगों के मांस से टकराते हुए लात घूंसों की आवाजें आनी शुरू हो गई। जीतू की शुरुआती अपेक्षाओं के विपरीत दर्जनों पुरुष मिलकर भी अकेले शिवम का बाल बांका नहीं कर पाए। उनके समन्वित हमलों के बावजूद वो शिवम के कपड़ों तक भी खरोंच न लगा सके। जल्द ही उन सभी को 10 मीटर से अधिक दूर उड़ते हुए भेज दिया गया, जबकि कुछ कंक्रीट के फर्श पर गिर गए, बाकी कारखानों के दीवार के मलबों के नीचे दब गए थे जो दीवारें इस लड़ाई में टूटी थी। उस समय जो लोग अभी भी होश में थे अपनी टूटी हुई हड्डियों को पकड़ते हुए पीड़ादायक दर्द में इधर उधर लुढ़क गए। पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट से भी कम समय लगा। शिवम ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी थी। ये कैसे हो सकता है? जीतू की अभिव्यक्ति अत्यधिक भय में बदल गई। उसे अब एहसास हुआ कि शिवम, जिसे वो एक मामूली आदमी समझ रहा था, असल में कितना खतरनाक है। उसके ट्रम्प कार्ड, वो दर्जन भर ताकतवर निर्दयी गुंडों की सेना शिवम के हाथों एक पल में ही धराशायी हो गई। किस तरह के राक्षस को उकसाया था उसने? ये जीतू हकलाते हुए शिवम को घूरे जा रहा था और शिवम इस वक्त एक हिंसक शैतान सा दिख रहा था। आंखों में मौत लिए वो जैसे जीतू की ओर आगे बढ़ने लगा। अरे तुम देखो, यहां मत आओ। अरे कोई रोको इसे। जीतू डर से चिल्लाया। वो अपना अहंकार पूरी तरह से खो चुका था और एक चूहे की तरह डर से छटपटा रहा था। क्या चाहते हो तुम शिवम? शिवम जितना उसकी ओर बढ़ता, जीतू उतना ही भयभीत होता जाता। शिवम की दबंग उपस्थिति के तहत जीतू की बुद्धि को जैसे लकवा मार गया था।
अपने कदमों में लड़खड़ाते हुए वो अपने ही पैर से फिसल गया और पीठ के बल गिर गया। वो अपने कूल्हे को खिसकाकर पीछे हटने का प्रयास कर रहा था। उस वक्त वो उल्टा पड़े तड़पते कॉकरोच की तरह दिख रहा था। तुम लोग वहां किस लिए खड़े हो? अरे उसे रोको! जीतू डर के मारे चिल्लाया और अपने आदमियों को इशारा किया। मदद के लिए उसकी बेताब पुकार के बावजूद जीतू के दर्जनों पुरुषों में से किसी ने भी शिवम को उसके रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत नहीं की। फैक्ट्री में मौजूद हर कोई डर और सम्मान के साथ शिवम को घूरते हुए एकदम सदमे की स्थिति में खड़ा हो गया। घटनाओं के पिछले क्रम को याद करते हुए उनके मन में कयामत की एक बड़ी भावना आ गई। शिवम न केवल व्यवहारिक रूप से गोलियों से सुरक्षित था, बल्कि वो 1 मिनट के अंतराल में 1 दर्जन क्रूर लड़ाकों को मार गिराने में भी सक्षम था। कौन बेवकूफ अब भी उसके जैसे किसी का विरोध करने की हिम्मत करेगा? क्या इस समय कोई उसके खिलाफ खड़ा होकर उसका शिकार बनना चाहेगा? शिवम ने बेपरवाही से कमरे के चारों ओर अपनी शांत निगाहें घुमाई। जो आगे कुछ देर पहले उसे उपहास की नजरें देख रही थी, वो सारी सदमे और खौफ में नीची होने लगी। सब लोग घुटने टेक दो, जिसने नहीं टेके वो मरेगा, शिवम ने शांति से कहा। शांत स्वर में बोलने के बावजूद उसकी आवाज में एक अदम्य शक्ति थी, जिसने उपस्थित सभी के दिलों को झकझोर कर रख दिया था। बिना किसी झिझक के जीतू के दर्जनों अधीनस्थों ने अपने हथियार फेंक दिए और आज्ञाकारी रूप से घुटने टेक दिए। कम से कम कहने के लिए दृश्य काफी शानदार था। उनके दृष्टिकोण से शिवम अब एक ईश्वर के समान अस्तित्व की तरह खड़ा था। शिवम ने कहा, पूरी जगह को साफ करो। उसकी आज्ञा को सुनकर जगन खुशी से झूम उठा। पिछले 20 सालों से अंडरवर्ल्ड में रहने के बाद भले ही उसने कई चीजों का अनुभव किया हो, लेकिन ऐसा अजीब दृश्य उसने कभी नहीं देखा था। केवल एक वाक्य के साथ शिवम सैकड़ों पुरुषों को घुटने टेक कर आत्मसमर्पण की स्थिति में लाने में कामयाब रहा। ये कितना हास्यास्पद था। इस समय जगन का दृढ़ विश्वास था कि उस समय मास्टर शिवम के सामने समर्पण करना उसके जीवन का अब तक का सबसे अच्छा विकल्प था। उसके हाथ की एक लहर के साथ सूट में खड़े सभी अंगरक्षक जीतू को निहत्था करने और उसके अधीन पुरुषों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए दौड़ पड़े। जब जीतू ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा फक्क पड़ गया। वो अपने मन में जानता था कि उसने सब खो दिया है। वो शिवम की टक्कर का बिल्कुल भी नहीं था। शिवम अकेले उस शक्ति को नष्ट करने में कामयाब रहा जिसने पूर्वी शहर की चरम संरचना को हिला दिया था। मास्टर शिवम, छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, प्रणाम करता हूं मैं आपको। जीतू ने घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी, अपने आदमियों के सामने अपनी इज्जत की परवाह किए बिना। मौत सामने आती है तो उग्र से उग्र व्यक्ति भी कमजोर पड़ जाता है, पर तभी शिवम ने जीतू का सर एक तरफ से पकड़कर उसे जमीन पर पटक के दबा दिया। उसका चेहरा पहले ही सूजा हुआ था, अब मुंह से खून भी निकल आया। कहाँ है? शिवम ने शांति के भाव के साथ मांग की। जाओ रेट, मास्टर शिवम की अमानत उन्हें वापस कर दो, जीतू ने जल्दी से कहा, जैसे कि उसने अपना एकमात्र जीवन रक्षक खोज लिया हो। रेड भागकर तुरंत एक छोटे से कमरे में चला गया। मास्टर शिवम, मेरा प्लान नहीं था आपके गहने चुराने का। उस करण नारंग ने मुझसे ये काम करवाया। जीतू दया की भीख मांगता रहा। एक मौका दे दीजिए, मैं जगन की तरह आपके लिए काम कर सकता हूँ और भविष्य में आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगा। जीतू ने विनती की। बहुत देर हो चुकी है, शिवम ने शांत स्वर में कहा। ये बात सुनकर जीतू को लगा जैसे उसके शरीर से किसी ने उसकी आत्मा चूस ली। उसकी आंखों में मौत नाच उठी। अगले ही पल वो एक अधमरे कुत्ते की तरह जमीन पर आ गिरा। शिवम ने बिना भाव के कहा, मैं पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट का अभ्यास करता आया हूँ, लेकिन किसी को मारने का इरादा कभी भी मेरे मन में नहीं आया। लेकिन बात अगर मेरे अपनों पे आ जाए तो क्या शिवम जीतू को जान से मार देगा? ऐसा करने से क्या उसकी सारी जिंदगी की मेहनत से हासिल की गई विद्या और शक्तियों पर कोई असर पड़ेगा? किंग ऑफ द वर्ल्ड को वो किस जवाब के साथ नारंग एम्पायर के ऑफिस में वापस ले जाएगा? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।